गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर अभी की बात की जाए तो आपको पता है कि तालीमी इदारे बड़ी हद तक जो है वो खुल चुके हैं, और ये देखकर भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो हर कोई है, वो चाहे स्टूडेंट्स हों या बाकी लोग हैं, वो अपनी रूटीन में वापस लौट रहे हैं। लेकिन अगर ऑफिस आते हुए मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताऊं तो मुझे कई जगह ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर रश सिर्फ इसलिए था क्योंकि लोग जो है वो ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करने की बजाय लेन तोड़कर दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में थे। ज़िंदगी में तो हम ये करते ही करते हैं, लेकिन हमें सड़कों पर भी ये चीज़ नज़र आती है जिससे तमाम निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाता है। और कहा भी जाता है कि किसी मुल्क के लोगों का मिजाज देखना हो तो वहाँ की ट्रैफिक का मुशाहिदा कर लो, समझ आ जाएगी कि वो कौम कैसी है। तो जनाब, अगर हम अपनी ट्रैफिक देखें तो जान लेंगे कि हम जल्दबाज, कानून को मजाक समझने वालों और दूसरों का हक मारने वाली कौम बनते ही जा रहे हैं। और अफसोस ये है कि ये सब कुछ हमारा नई नस्ल को भी मुंतकिल होता जा रहा है। वो स्टूडेंट्स जो अपने वालिदैन के साथ सुबह स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं, आखिर वो इस सब से क्या सीख रहे होंगे? हमें उस पर सोचना चाहिए कि जो खामियां, जो गलतियां हमारी ये नस्ल कर रही है, उसे हम अगली नस्ल तक पहुंचने से कैसे रोकें। क्योंकि जो खामियां हमारी अभी वाली नस्ल करी, अगर वही हम उनमें भी मुंतकिल कर देंगे तो उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये आज का मेरे ख्याल से सवाल है कि क्या आप यही चीज़ें अपनी अगली नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो इसका भी फीडबैक आप हमें हम फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। कुछ बात करते हैं सेहत के हवाले से, तो हमारी नानियाँ दादियाँ ये शिकवा करते हुए हमें नज़र आती हैं कि आजकल की जो खुराक है उनमें इतनी ग़िज़ाइयत नहीं मौजूद और ख़ालिस नहीं मिलती जितनी उनके ज़माने में खुराक ख़ालिस मिलती थी। और ये मेरे ख्याल से बात भी सही है, जब इतनी आबादी हो जाएगी तो ख़ालिस अशिया मिलना भी मुहाल हो जाएगा। लेकिन उससे लोगों में मुख्तलिफ ग़िज़ाई डेफिशिएंसी भी जन्म लेने लगती। और अब इसका एक आसान हल ढूंढने मेरे ख्याल से ढूंढ भी लिया गया है, और वो है सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। हमारे यहाँ लोग खुराक की बजाय अब ताकत की गोलियों को तरजीह देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये फूड सप्लीमेंट्स जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, कैल्शियम और ओमेगा 3 वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं, वाकई फलों, गोश्त, चावलों, आटे और दूध जैसी ग़िज़ाओं के मुतबादिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कितनी लेने चाहिए, और क्या डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के बगैर इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, हमारी सेहत के लिए ठीक हैं भी हैं कि नहीं है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मे फरवा हुसैन हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उम्मे फरवा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फरवा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो दिनों में वेट लॉस करना चाहते हैं अपना, और क्रैश डाइट की तरफ भी चले जाते हैं, तो फल सब्जियां नहीं वो लोग इस्तेमाल करते और उसकी मुतबादल जो है ये अब सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए हैं। तो क्या सप्लीमेंट्स जो हैं फलों, दूध, गोश्त और ये जो हमारी सब्जियां हैं, इनके मुतबादल हो सकते हैं? जी मैडम, आजकल आपने देखा होगा कि लोग वेट रिड्यूस की डाइट को ज़्यादा, हमारे पास क्लिनिक में जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो यही आते हैं कि हम वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं होती और वो भी कह रहे होते हैं हमें वेट रिड्यूस करना है। और स्पेशली पहले तो बहुत ज़्यादा गर्ल्स का ये रुझान था, अब तो ये बॉयज़ की तरफ भी आ गया। बॉयज़ भी इस दौड़ में शामिल हो गए। जी, बॉयज़ भी इस दौड़ में शामिल हो गए। और दूसरा ये कि वो कहते हैं कि अगर हम कोई मील स्किप कर लें और मल्टीविटामिन्स का यूज़ कर लें, ठीक है। जबकि आपने देखा होगा कि मल्टीविटामिन्स जो भी हैं वो कभी भी हमारी डाइट का मुतबादिल नहीं हो सकते। जो एनर्जी या जो हम कहते हैं कि हमें कैलोरीज हमें हमारी फूड से मिलती हैं, और जितने भी मल्टीविटामिन्स का जो सोर्स है वो हमें हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां। लेकिन हमारी सोसाइटी में फल और सब्जियां यूज़ करने का रुझान रहा ही नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, फास्ट फूड। जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनकी अगर हम डाइटरी हिस्ट्री चेक करें तो उसमें उन्होंने 24 आवर्स रिकॉल अगर लें, उसमें 2 मील्स होते हैं वो उनके बाहर के मील्स होंगे, और उसमें क्या होगा, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा या बेकरी आइटम्स का यूज़ ज़्यादा हो गया। तो इसकी बजाय अगर हम इसके साथ मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते भी हैं तो हमें एज सच इतना फ़ायदा नहीं देता, और अगर ओवरडोज हो जाए तो भी हमारे लिए नुकसान होता है। तो मेरा तो मानना यही है, और मैं यही सबको रिकमेंड भी करूंगी कि कभी भी आपको मल्टीविटामिन्स नहीं लेने चाहिए इतनी मिकदार में। आपकी प्रेफर आपको यही करना चाहिए कि आप नेचुरल डाइट लें, बैलेंस डाइट लें। जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी बैलेंस डाइट से मिलते हैं, या जो न्यूट्रिएंट्स हमें हमारी पूरी
फ्रूट्स से मिलते हैं, हमारी जितनी भी डेली के फूड्स हैं उसमें हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ सकते हैं, मिल्क आ सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, एग्स हैं, इन सारे जो सोर्सेज से हम पूरा करते हैं वो कभी भी हम मल्टीविटामिन से पूरा नहीं करते। लेकिन अगर जो बहुत से लोग हैं जो खा भी रहे हैं, तो क्यों हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम वो खाएं, या जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्यों रिकमेंड करते हैं कि अच्छा आपको अब मल्टीविटामिन खाने चाहिए, ये कैल्शियम की गोली खानी चाहिए, क्यों हमें ज़रूरत महसूस होती है? उसकी ज़रूरत हमें इसलिए महसूस होती है, समटाइम ऐसा होता है कि डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती अच्छा। है, तो फिर उस डेफिशिएंसी को हम डाइट से पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हमें रिकमेंड करनी पड़ती हैं, लेकिन उसकी सेफ डोजेज होती हैं। आपने अगर देखा होगा कि नॉर्मली कैल्शियम की डोजेज अगर हम लेते हैं, इसका जितने भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं वो हमारी डाइट के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। बजाय इसके कि हम सप्लीमेंट्स लें, हमें उसका नुकसान भी होता है अगर हम उसको गलत तरीके से लेते हैं, गलत टाइम पे लेते हैं या गलत फूड के साथ लेते हैं। जैसे अगर आप कैल्शियम की बात करें, अगर कैल्शियम हम हाई फाइबर डाइट के साथ रिकमेंड करें तो वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, बल्कि उसका जो जितनी भी वो डोजेज हम ले रहे होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाती, बजाय इसके कि एब्जॉर्ब हो। और अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो ओवरडोज होने से किडनी स्टोन हो सकते हैं और हमारे ब्लड के ऊपर भी इसका बड़ा इफेक्ट आता है, हमारे हार्ट रेट पे भी हार्ट रेट कम हो जाता है। तो इससे बजाय कि अगर हम इसकी नॉर्मल और सेफ डोज का, हमारे सोसाइटी में किसी को भी नहीं पता कि हमें डेली में कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब करना चाहिए। फरवा, बहुत से लोग हैं वो किसी भी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछे बगैर, मशवरा लिए बगैर खुद भी मल्टीविटामिन या कैल्शियम की गोलियां जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब उनका अगर ज्यादती भी हो जाए तो वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। जी बिल्कुल, जितनी हमें ये सेफ डोज लेके चलना पड़ता है। अगर कैल्शियम की अगर हम बात करें तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट उसकी 1300 से 1500 mg होती है। अगर हम इसकी ओवरडोज कर देते हैं 2000 तक बढ़ जाती है तो वो हमें नुकसान देना शुरू कर देती है। उसकी डेफिशिएंसी भी हमें नुकसान करती है और उसकी ओवरडोज भी नुकसान करती है। और हम लोग पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो किसी से पूछे बगैर उसको यूज करते हैं। हाँ। और उनको चाहिए कि वो किसी माहिर ग़िज़ाइयात से या किसी डॉक्टर से अपनी कंसल्टेशन लेके या फिर अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करा लें। अच्छा। और उसकी जो नॉर्मल, अगर तो वो डेफिशिएंट है तो उनको फिर सप्लीमेंट्स यूज करने चाहिए। अगर तो इतनी डेफिशिएंसी, सीवियर डेफिशिएंसी नहीं है तो उनके उसी फूड स्पेसिफिक फूड ग्रुप से ही हम उसकी एनर्जी पूरी कर सकते हैं। तो क्या ये जो डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्या ये क्रैश डाइट के बाद होती है, या हम लोग नॉर्मल रूटीन में भी जो खाना खा रहे होते हैं उसकी वजह से भी हमें समझ नहीं आ रही होती है हमने कौन सा जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा लेना है या बैलेंस डाइट लेनी है, इस वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है? जी बिल्कुल, हमें डेफिशिएंसी दोनों तरीके से हो सकती है। या तो अगर हम एक ही फूड को बार बार ले रहे हैं, जैसे कि हम नाश्ता करते हैं, हम डेली नाश्ते में एक अंडा ब्रेड ही खा रहे हैं, जबकि हमें वैरायटी लेके आनी चाहिए। अगर हम हफ्ते में 7 दिन है तो हफ्ते के 7 दिन हमें वैरायटी से, एक दिन अगर हम ब्रेड अंडा खा रहे हैं, नेक्स्ट डे हम ऑमलेट पे कन्वर्ट उसको कर सकते हैं चेंज, उससे नेक्स्ट डे हम कोई और ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हमारा जो फूड, सारे फूड ग्रुप्स हैं वो हेल्दी होने चाहिए, बैलेंस डाइट होने चाहिए। और इसके अलावा जो हमें डेफिशिएंसीज होती हैं दूसरी, वो डिफरेंट डिजीजेस की वजह से भी हो सकती हैं। कि अगर जिसमें कोई डिजीज है उसकी वजह से भी हो सकती है। जैसे हमारा नॉर्मली आजकल जैसे है हमारी डाइट्स भी इतनी प्योर नहीं है, खालिस नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो ये कहना बड़ा ही कोई मुश्किल होगा कि लोग अपनी मर्जी से आते हैं, सप्लीमेंट्स यूज करते हैं और उसका नुकसान होता है। जैसे विटामिन डी की ओवरडोज हो जाए उसका भी नुकसान है। अच्छा। कैल्शियम की ओवरडोज हो जाए उसका भी नुकसान है। विटामिन ए का, जैसे बहुत सारे मल्टीविटामिन हम यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें एक्सेस अमाउंट में मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और कहते भी हैं कि विटामिन ए अगर आपकी ज्यादा हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो वो आपकी मौत का बाइस भी बन सकते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि विटामिन ए, जैसे हम जितने भी मल्टीविटामिन यूज करते हैं उसमें हमारे पास ये विटामिन 2 तरीके के होते हैं। अच्छा। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। Okay। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं अगर वो एक्सेस अमाउंट में हम लेते हैं तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है। जबकि जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी फिर इंटॉक्सिकेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें विटामिन ए की ही, अगर विटामिन ए को हम यूज करते हैं, नॉर्मली आपने बच्चों में देखा होगा हमारी आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेगनेंसी में हमारे बर्थ डिफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसकी ओवरडोज हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी हेल्थ पे इसके बहुत बुरे असरात होते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स फिर बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, इवन डेथ, डिमेंशिया, हमारी
हार्ट बीट भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है, तो बहुत सारे अदर और भी सीक्वेंस तो इसके क्या आते उम्मे symptoms फरवा जो होते हैं। आपके पास भी लोग आते होंगे कंसल्ट करने, तो क्या लोगों को पता है कि विटामिन ए के अगर ओवरडोज हो जाए तो ये उनको नुकसान पहुंच सकते हैं उनकी बॉडी के अंदर? नहीं, लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, मतलब लोग उनको बस अभी तक आगाही नहीं है इस चीज की। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। मेरे ख्याल में कि लोगों को अवेयरनेस देने के लिए हमें यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए। और हमारे लोग जो हैं वो न्यूट्रिशन फील्ड को ही नहीं समझते। उनको ऐसे लगता है अगर कोई न्यूट्रिशन के पास डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं, रेफर करते हैं, तो आके कहते हैं कि खाने पीने का तो हमें पता है क्या खाना है, हाँ। हम इनके पास क्यों जाएं। हाँ। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर हम अपनी डाइट को ही ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल में हम बीमार ही नहीं होंगे, हमें डॉक्टर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा फोकस जो है वो मेडिसिन पे है कि अगर हमें कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो हम फौरन मेडिसिन की तरफ भागते हैं, अगर हमें फीवर हो गया तो हम मेडिसिन की तरफ भागते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कॉज क्या है। मे भी हमारी डाइट का भी रोल हो सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ की तरफ, हमारी डाइट की तरफ हमारा कोई फोकस नहीं है, जबकि कंप्लीट फोकस जो है वो हमारा सप्लीमेंट्स मेडिसिन की तरफ, सप्लीमेंट्स की तरफ है। तो जिस तरह आपने कहा कि विटामिन ए जो है वो हमें लेना चाहिए, जैसे बच्चों की आई साइट के लिए और वुमेन्स के लिए भी अच्छा है, तो हमें कौन से फूड ग्रुप से वो मिल सकता है? विटामिन ए हमारे जो जितने भी डेली फूड ग्रुप्स हम यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें नॉर्मली कोई बहुत महंगी डाइट्स खरीदनी पड़ती हैं। अगर हमारी डाइट में अंडा, दूध, पूरे होल सीरियल्स, ग्रेन्स, जिसमें हमारी गंदम आती है, हमारा जो आता है, बार्ले, ओट्स आते हैं, अगर हम इन्हीं की हमारे सीरियल्स आते हैं, हमारे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स और येलो वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन कलर और येलो कलर्स की, ये सारी हमें विटामिन ए प्रोवाइड करती हैं। अगर हम इसकी सेफ डोजेस देखें तो विटामिन ए की जो सेफ डोजेस होती है मेंस के लिए 900 mcg और अगर फीमेल्स के लिए देखें तो 700, और इसकी डोज जो है वो बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में 770 फीमेल्स के लिए, बल्कि नॉर्मली हमें 700 to 900 के दरमियान में रह के लेनी चाहिए। अगर ये डेफिशिएंसी हम अपने ये इसकी सेफ डोज हम अपनी डेली डाइट से पूरा कर लेते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की। और दूसरा उम्मे फरवा, आजकल जो लोगों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमारे देखने वालों को बता दें कि ये क्यों होती है विटामिन डी की एक तो कमी, और दूसरी इसकी अलामात क्या होती है जिससे हमें पता चल जाए कि हमें विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन डी की कमी आपने मैडम देखा होगा आजकल कि हमारा जो धूप में जाना तो होता ही नहीं है। अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो हमारी कोशिश होती है अगर हम राइड्स भी बुक करा रहे हैं तो हम गो पे चले जाएं, हम एसी वाली गाड़ी में चले जाएं। हमारा घरों में भी यही रुझान हो गया कि हम एसी में बैठते हैं सारा दिन, बाहर निकलना हमारा होता ही नहीं है। पहले होता था शायद लोग वॉक करते थे, उनको थोड़ी सी सनलाइट एक्सपोजर हो जाता था। अब हमारे बॉडी में ऐसे जो विटामिन डी होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही हमारा सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी में वो जो कहते हैं कि विटामिन डी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, गर्मियों में तो हो लोग जाता बाहर है। निकलना ही नहीं पसंद करते, इवन के एक्सपोजर लेना, थोड़ी सी भी धूप लेना पसंद नहीं करते। एक तो हमारी डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और नंबर दूसरा हमारा सन एक्सपोजर नहीं है। जब भी अगर हम सन एक्सपोजर अपना करते हैं कि अगर हम और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऐसी है कि फौरन हम इसको पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, एटलीस्ट आपको 2 to 3 months लगते हैं इसकी पूरी जाने में। नॉर्मली हमें 600 इंटरनेशनल यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं 65 तक। इसके कुछ कॉजेज होते हैं, एक तो सनलाइट एक्सपोजर और ना होना, और दूसरा ये कि हमारी डाइट में उसकी कमी होना, और नंबर थर्ड ये जितने भी 65 प्लस मेल्स या फीमेल्स हैं उनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके सिम्टम्स में होता है हमें फटीग होना, डिप्रेशन, और हमारी मसल क्रैम्प्स जितने भी हम कहते हैं, टिंगलिंग होना हाथों पे, पैरों पे, और फिर उसके बाद हम चलते हैं, हमसे चला नहीं जाता, हमारी बोन्स में क्रैक्स पड़ती हैं, मसल स्पैम्स, इवन की आवाजें भी आती हैं फिर बोन्स में से। जी, वो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। जो टिंगलिंग और इवन हाथ पांव का सोना होता है उसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी का ही रोल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फिर बोन्स जो हैं वो अक्सर बच्चे आपने देखा होंगे जो अर्ली एज में जैसे ही वो गिरते हैं उनकी हड्डियां टूट जाती हैं या हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। एग्जैक्टली, ये भी कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से बच्चों में रिकेट्स हो जाती हैं। जी, बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया के बोन्स में पेन स्टार्ट हो गया। फिर ऑस्टियोमलेशिया से वो ऑस्टियोप्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है कि बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। दूसरा उम्मे फरवा, हम देखते हैं कि फॉलिक एसिड और जो ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बहुत से लोग यूज़ करते हैं जब उन्होंने वेट गेन करना हो, तो ये क्या खा सकते हैं कि उनके लिए भी नुकसानदेह है ये?
ओमेगा 3 और फॉलिक एसिड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा। फॉलिक एसिड जो है वो हमारी बी विटामिन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। फॉलिक एसिड हमें प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होता है, डेली प्रेगनेंसी से पहले फीमेल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट समझा जाता है कि प्रेगनेंसी में हमारी बर्थ डिफेक्ट्स को, आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, उनका दिमाग नहीं होता, इसके लिए भी रिक्वायर्ड होता है। और इवन प्रेगनेंसी से पहले बेबी कंसीव करने के लिए भी हमें फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है। तो जितनी भी हमारी ये फोलेट है, यही हमारी खून की कमी का भी नेक्स्ट बायस बनता है। इसका ओवर, मैंने पहले भी बात की कि हम लोग ये नहीं देखते कि हमें डेफिशिएंसी है या नहीं और कितनी है। हाँ, और कितनी है, और हम फौरन से सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अभी रिसेंटली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं वेस्ट ऑफ मनी है। इसका हेल्थ पे इतने असरात नहीं होते जितनी हम डेली डाइट अगर हम लेते हैं, बैलेंस डाइट यूज करते हैं, जितने हमें असरात उसके मिलते हैं ना, उतने हमें ये कभी भी मुतबादिल नहीं होते। तो इसी तरह से एक और रिसर्च में भी ये देखा गया था, कनाडा के रिसर्च है, 11 अक्टूबर 2011 में एक रिसर्च आर्टिकल में भी ये पब्लिश हुई थी कि उन्होंने कुछ लोगों को सप्लीमेंट्स देना शुरू किए थे, विटामिन ई के सप्लीमेंट्स और अदर डिफरेंट मल्टीविटामिन्स। ठीक है। जिससे लोगों को ओवरडोज होने की वजह से लोगों को नुकसान हुआ। इसलिए हमें कोई भी सप्लीमेंट्स यूज करते हैं उसका टाइम पीरियड ड्यूरेशन बहुत कम होता है, लाइक 1 मंथ से 2 मंथ्स या 3 मंथ्स। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अगर हम देखा कोई भी खुद से चीज खाने की जरूरत नहीं है, एतदाल में रहकर खाएं, और कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर की या न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेंट के बगैर, किसी के कहने पर, किसी के मशवरे के बगैर आपने नहीं खानी। उम्मे फरवा हुसैन हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट है। उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया आपका, और आपने टाइम दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जिस तरह फरवा भी बता रही थी कि जनाब इसकी भी जो कमी है वो भी नुकसानदेह है, और जो इसकी ज़्यादती है वो भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसकी वजह से भी आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए आपने एक तो डाइट पे इन्हिसार करना है, ना कि किसी सप्लीमेंट पे, किसी भी गोलियों पर आपने इन्हिसार करना है कि शायद आपकी डिफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाए। अपनी डाइट ठीक करें, तभी ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं आपकी। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं अहम आलमी दिन के हवाले से। तो नशे की ज़्यादती और मुसलसल इस्तेमाल से होने वाली जो अमवात हैं, उनके खिलाफ शऊर उजागर करने के लिए हर साल 31 अगस्त को ड्रग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। और नशे जैसा काम जो सिर्फ वक्त गुजारी और कूल नजर आने के लिए शुरू किया जाता है, वही नशा आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ऐसे सरायत कर जाता है कि फिर उसके बगैर जीना मुहाल लगने लगता है। एक जानिब मुंह को लगा नशा छूटता नहीं है, तो दूसरी जानिब यही नशा जिस्म को अंदर से ऐसा खोखला करता है कि इंसान के हाथ से जिंदगी यूं फिसलती जाती है जैसे हाथ से रेत, और बिलाखिर इंसान खुद भी रेत की दीवार की तरह ढह जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद नशे के इस वक्त आदी बन चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ तरह का नशा जो है चौकों चौराहों में खुले आम बिक रहा है। इस हवाले से हुकूमत और मुआशरे को क्या इकदामात उठाने की जरूरत है, इस पर आज हम बात करेंगे। सैयद जुल्फिकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कंसल्टेंट है एंटी नारकोटिक्स कैंपेन के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया जी। सर, आज ड्रग अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, तो हमें बताइएगा इस दिन को मनाने के मकासद क्या है, क्या मकसद होना चाहिए हमें? बेसिकली इस दिन का जो टाइटल है वो है इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे, यानी नशे की ज़्यादती की वजह से जो हलाकतें होती हैं उनके खिलाफ शऊर उजागर करना, चाहे वो सड़कों, बागों, पार्कों, फुटपाथों पे या घरों के अंदर है। और उसके साथ साथ फिर उनके जो लवाकिन हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, अगर कोई माँ है तो उसके जो दुख हैं उनका थोड़ा सा मदावा करना, और फैमिली के मेंबर अगर वो किसी का बाप है तो उसके बच्चों के सर पर हाथ रखना, ये बेसिकली आज के दिन का जो मकसद है। और दुनिया में, पाकिस्तान में भी अब उसमें शामिल है, दुनिया में ओवरडोज जो ज़्यादती है नशे की, उसकी वजह से हज़ारों नहीं लाखों लोग अमवात इस दुनिया से। और अगर मैं पाकिस्तान का तजिया करूँ तो मैं कई सालों से इस फील्ड में जब काम कर रहा हूँ, तो मैं गुज़श्ता 25 साल का अगर डाटा देखता हूँ तो पाकिस्तान में हज़ारों नहीं लाखों लोग
इस ओवरडोज होने की वजह से, ड्रग की ज्यादती की वजह से इस दुनिया से चले गए। और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, सिर्फ उनके जो अहले खाना है उनके दुखों का मुदावा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। फिर दूसरा यह है कि स्टिग्माटाइज चीज़ें हैं, यानी एक फैमिली में अगर ड्रग एडिक्ट है तो उस पर एक लेबल लग जाता है। फिर सबसे बड़ी और बात है कि हमने इस दिन के हवाले से नए आने वालों को रोकना है। उनके लिए हमने क्या इक़दाम करने हैं ताकि जो पहला जो सिलसिला एक चल रहा है उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, हम थोड़ा सा ओवरकम कर रोका जा सकता है। तो उसके लिए भी एक जो प्रिवेंटिव मेजर अडॉप्ट करने हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है प्रिवेंशन की, वो किस तरह हमने अडॉप्ट करने हैं, ये है आज के दिन। तो सर क्या रिसेंटली कोई डाटा है जिससे हमें पता चल सके कि कितने जो नशे के आदी अफराद थे वो हलाक हुए? मैं लाहौर की बात करना चाहता हूँ। मैंने जिस तरह पहले कहा कि पाकिस्तान में अगर 25 साल का हम डाटा लें पूरे पाकिस्तान के शहरों का, तो हज़ारों नहीं लाखों अफराद चलेंगे। मैंने लाहौर में मेरा ख्याल ये हमारे इदारे को एजाज़ हासिल है, ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब को, जिसने पिछले साल जब कोविड शुरू हुआ उस वक्त एक ऐसी कैफियत थी, सड़कें सुनसान थी, सिर्फ इन सड़कों पे या तो रेंजर, पुलिस और साथ ड्रग एडिक्ट चौक और चौराहों में खड़े थे। अच्छा। तो हमने फैसला किया कि इनकी अमवात जो होती हैं उनका क्यों ना हम डाटा इकट्ठा करें। मैं उस डाटे की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये एविडेंस बेस्ड, जिसमें पुलिस की एफआई की कॉपी है, ठीक है, ईदी जो दफनाता है, ग्रेवयार्ड एंड देन हमारी जो टीम है, ये वो है। अगर घरों और हॉस्पिटल में जो ओवरडोज होते हैं, मरते हैं, उनका डाटा अगर शेयर किया जाए तो वो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है, पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अभी जो एवरेज है लाहौर में गुज़श्ता 20 महीनों के दौरान जो हमारे पास डाटा है, वो तकरीबन 35 से 40 अफराद हैं हर महीने इस शहर से चले जाते हैं, अननोन, बगैर नाम के दफनाया जाता है कब्रों के अंदर। मतलब उनकी फैमिली का कोई पता नहीं है, उनकी शनाख्त नहीं वो है, किसी का कोई पता नहीं, किसका वो बाप था, किस फैमिली का खानदान का सरबरा था, किस माँ का वो जिगर था, किस बाप का बेटा था, किस बहन का भाई था। और आप उसकी मतलब बगैर शनाख्त के वो इस दुनिया से बगैर शनाख्त के। और वो डाटा जो इस वक्त है 2020 में जो 2020 था, पिछला साल था, उसमें जो मेरे पास डाटा उसमें तकरीबन 418 के करीब अफराद हैं। अच्छा। जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब ये जो 8 माह का डाटा है जनवरी से लेके ये आज कल की डेट तक, ये तकरीबन नियर अबाउट 300 के करीब है। आप खुद अंदाजा लगा लें, तकरीबन 700 से ज्यादा अफराद। ये वो, मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि ये वो डाटा है, ओरिजिनल डाटा नहीं है, जो हॉस्पिटल में और जो घरों के अंदर ओवरडोज होकर मर जाते हैं। घरों के अंदर ओवरडोज नहीं, अभी भी डाटा हमारे पास, वो हमारे पास डाटा। अगर वो डाटा आप इकट्ठा करेंगी, मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ, पंजाब के तकरीबन को 38 अजला हैं। अगर पंजाब का हम डाटा इकट्ठा करते हैं बड़े शहरों में, तो आप देखें एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो उसके लिए ये दिन मनाने का भी मकसद यही है कि हम जो ऑलरेडी लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनको, उनकी फैमिली के को हमदर्द बने और आने वाले लोगों को रोकने के लिए इक़दाम करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर हम देख रहे हैं कि आजकल जिस तरह आपने बताया कि इजाफा तो हो रहा है लोगों में, लेकिन हम जब सुबह सड़कों से आ भी रहे होते हैं, ऑफिस के लिए आ रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो सड़कों पे बहुत ज़्यादा अब हमें लोग नज़र आ गए हैं। मतलब ये नशे के आदी लोग अब वहाँ पर नज़र आते हैं, बैठे हुए नशा करते हुए। इनकी तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? ये तकरीबन गुज़श्ता को 3 हफ्तों के दौरान एक बहुत बड़ी लहर फिर आ गई लाहौर में। अच्छा। लाहौर में जो 120 मकाम अंदर थोड़ी सी कम हो गए थे, नहीं कम भी नहीं, वो इस तरह नहीं हुए थे। अच्छा। वो ये होता था कि उनको किसी न किसी तरीके से रिमूव कर दिया जाता, किसी न किसी जगह भेज दिया जाता, ठीक है। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि लाहौर के जो मेन 120 मकामात हैं उनमें जो 25 या 30 A क्लास हब हैं, उनमें तादाद बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और उनमें बदकिस्मती से ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ गई हैं, नौजवान हैं बहुत ज़्यादा। और मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आज के दिन के हवाले से बात करूँ कि उन चौक और चौराहों में जाके देखें, आपको फुटपाथ पे किसी की वालदा नज़र आती है, किसी की माँ है, वो उसकी बीवी है, बच्चों के साथ मैं अपने घर वाले को तलाश कर रहा हूँ, और या माँ है वो तलाश करती है अपने बेटे को। ये एक बड़े सीन है। और फिर खासकर जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के साथ साथ नशा कर रही हैं, वो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं और उनका भी कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा कि जिस आप कह सकें कि
इनको हम किस तरह नशे की इल्लत से छुड़वाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, उसमें कोई कमी नहीं ऐसी हो रही। मतलब जहाँ पर मर्द हजरात में ये नशे का इजाफा होता जा रहा है, खवातीन भी वहाँ पर हमें नजर आती हैं और बराबर की शरीक नजर आती हैं। तो सर ये जो सप्लाई चेन है, जहाँ से ये आता कहाँ से है नशा, उनको मुहैया कौन करता है, ये सप्लाई चेन क्यों नहीं टूट पा रही? सप्लाई चेन इसलिए टूट पाई, एक तो हमें और बड़ा थ्रेट होगा आइंदा मुस्तकबिल में, क्योंकि अफगानिस्तान में अब दोबारा एक नई हुकूमत बन रही है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मैंने पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हमारी फौज को क्रेडिट जाता है कि जिसने फेंस लगाई है, वहाँ कंट्रोल किया है उस बॉर्डर को। अब वो वहाँ से भी एक सिलसिला है, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। मसलन क्रिस्टल आइस है, अच्छा, दीगर और ड्रग्स हैं, उनकी तैयारी शुरू हो गई है और वो बाहर से कम आ रही है। मकामी सतह पर भी बनना शुरू हो गई है। अभी मैं आपके साथ वो फिगर तो नहीं शेयर करता। अभी रिसेंटली 2-3 वीक में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने लाहौर के जो अपर क्लास के पोश एरियाज है ना, उनमें एक बड़ी क्वांटिटी पकड़ी है। अच्छा। उसमें पुलिस भी शामिल है, पुलिस ने भी रेड किया, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन वो हाईलाइट नहीं करते एंड सोर्स तक पहुंचने के लिए। और ये जो हम कह रहे थे कि अपर क्लास में अब नशे के रुझानात और आ गए हैं, बढ़ गए हैं, मिडिल क्लास में और हैं, और जो अपर क्लास के एरिया के अंदर ही, घरों के अंदर ही उन्होंने किलो के हिसाब से पकड़ी है ड्रग्स, जो है चर्स भी है, हेरोइन भी पकड़ी है, उसके बाद आइस भी पकड़ी है। तो इससे मुराद ये है कि अब ये मकामी सतह पर तैयार होना शुरू होगी, जिसकी वजह से आप इतना बड़ा जो क्या कहते हैं एक लोगों का हजूम देख रहे हैं, ड्रग की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या सर आपको क्या लगता है, लोग ड्रग्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे भागते हैं, या फराग हासिल करने के लिए, या जो ये सिचुएशन पेंडेमिक की चल रही है इस वजह से ज्यादा इजाफा इसमें हो रहा है? पेंडेमिक की नहीं, देखें हमने ना सारे पहलुओं को मद्देनजर रखना है, हमने एक पे बहस नहीं करनी। देखें आप जब एक सेट लगाते हैं इसका, तो एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। और इसी तरह जब आपने ड्रग की सप्लाई, वो एक अलहदा इशू है, और ड्रग की डिमांड एक अलहदा इशू है। जब डिमांड की बात करते हैं तो आपके बड़े कंटेंट उसमें शामिल होते, समाजी पहलू है, माशी पहलू है, उसके बाद उसके रोजगार का मसला है, तालीम, फरागत के बाद वो क्या करेगा, दोस्तों की बुरी सोबत है, घर का माहौल है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको इस सिचुएशन में लेके आती हैं। और जब एक बंदा, मैं अक्सर कहता हूं कि जब जो पहला प्लेयर है ना ड्रग्स में, जब आप लेते हैं, वो आपको मरते दम तक नहीं मिलता। आप दोस्तों की वजह से ले लेते हैं, आपके घर में कोई नशा कर रहा है, शौक में ले लेते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज करते हैं, आपके बॉडी का लेवल बढ़ता रहता है। तो सर अगर माँ बाप को, वालिदैन को पता चले कि अब हमारा बच्चा इस साइड पर जा रहा है, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में इनिशिएटिव क्या लेना चाहिए? इनिशियल ये है कि वालिदैन को तो पहले ये चाहिए ना कि वो देखें हमारा बच्चा आइसोलेशन में तो नहीं जा रहा। ठीक है, सबसे बड़ा साइन ये आइसोलेशन का, यानी बच्चा रोजाना इंस्टीट्यूशन जाता था पढ़ने के लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, काम पे जाता था और टाइम पे आता था वापस, राब्ते में रहता था। अब देखें बच्चा क्यों नहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहा, उसके रोजमर्रा टाइम टेबल में तब्दीलियां आ गई हैं, वो आइसोलेशन में रहता है, वो कपड़े चेंज नहीं करता, उसके बाल बड़े हुए हैं, वो रात को टेलीफोन पे लगा रहता है, सुबह सोया रहता है, रात को जाता है, किस दोस्त से बात करता है, घर से आपकी चीज़ें चोरी हो रही हैं, उनके कपड़ों का हुलिया देखें, कहीं उनके देखें ये जो उंगलियां हैं इसमें कोई काला वो कलर तो नहीं आ रहा, उसके होंठ देखें, उसके चेहरे की ये वो चीज़ें हैं। सबसे घर में जो पहला जो फर्द है ना, वो माँ का होता है। माँ बच्चे को एक मिनट में जज करती है, उसका पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने चाहिए हमें। लेकिन आज के दौर में ये मोबाइल ने ना हमारी वैल्यूज को खत्म करके रख दिया है। बच्चा आर्गू करता है, वालिदैन के साथ लड़ता है, झगड़ता है, वालिदैन परेशान होते हैं, वो अपनी वो जो मैं पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था स्टिग्माटाइज चीजें, वो जो है वो उनको क्या कहते हैं, वो ऐसा हो जाता है, लेके नहीं आते सामने। ओवरकम करने की जरूरत है, इन चीजों से निकलने की जरूरत है। दूसरा सर लास्ट में मुझे बताइएगा, दाता दरबार के पास एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा था, वो कहाँ तक पहुंचा है, कंप्लीट कब तक हो जाएगा? दाता दरबार के अलावा भी मैंने जिस तरह आपकी प्रोग्राम में कहा था कि लाहौर में आइस ब्रेक होगा, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो कोशिश है कि वो लोगों को, लाहौरियों को रिलीफ मिले, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक चीज़ें पाइपलाइन में हैं। अच्छा। और उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं अभी सामने आ रहा।
और मेरी आपके प्रोग्राम की वसासत से अगर वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में जो मॉनिटरिंग सेल बना है वो अगर नोट कर रहे हैं मेरी बातें, तो मैं वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा बड़े अदब के साथ कि जनाब इस मसले की तरफ तवज्जो दें। पता नहीं आपको कौन लोग आके ब्रीफिंग देते हैं, कौन लोग आपको वो कैनवस में उतारते हैं कि जनाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब आप रियल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ नहीं मिलेंगे, उनसे राय नहीं लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं फिर आपके प्रोग्राम की विसासत से मैं कई बार इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लाहौर शहर का जो सिलसिला देख रहा हूँ ना, 2025 में ये तादाद डबल हो जाएगी और लोग सड़कों पे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और हम देख भी रहे हैं कि ये तादाद बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, और इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो हमें कहीं नजर आ नहीं रही हैं। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट हैं एंटी नारकोटिक्स कैंपेन के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और आज ड्रग अवेयरनेस डे मनाया जा रहा था और इस हवाले से हमने बात की है, और नशे के आदी अफराद में इजाफा होता जा रहा है। तो जनाब आप लोगों ने देखना है कि आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह के लोग हैं तो उनको रिहैब जो सेंटर्स हैं वहाँ पर दाखिल करवाइए, उनकी मदद करिए। आप उनकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी भी मदद की जाएगी ज़िंदगी में। नाम मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आगे बढ़ते हैं। जनाब पाकिस्तान में किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है लेकिन टैलेंट की कमी नहीं हो सकती। यहाँ ऐसे ऐसे बासलाहियत अफराद मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर से दुनिया को भी हैरत में डाल दिया। डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो या फिर आर्टिस्ट हो, पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में अपना बड़ा नाम बनाया। और आज आपका तारुफ एक ऐसे ही पाकिस्तानी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने छोटी सी चीज़ बनाकर दुनिया भर में बड़ा नाम बना दिया। मैं जिक्र कर रही हूँ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एहसन कयूम का, जो मिनिएचर आर्टिस्ट कहलाते हैं। और आजकल आप लोगों ने उनका जो ये छोटा सा एक वैक्यूम क्लीनर भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। तो आज एहसन से हम जानेंगे कि जनाब उनको कितना वक्त लगा ये बनाते हुए और इसका ख्याल कैसे आया कि इतना छोटा सा वैक्यूम क्लीनर उन्होंने बनाना है। तो एहसन मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। एहसन आपने दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर बना दिया है, कैसे ख्याल आया कि मैं ये बना सकता हूँ? ये लास्ट ईयर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे ये रिकॉर्ड देखा था। देन आई थॉट ऑफ ब्रेकिंग इट। देन मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। द प्लानिंग टुक अबाउट 4 to 5 months। देन मैंने ये ऑफिशियल जो अटेम्प्ट थी 4 अक्टूबर 2020 को की, उसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे थे। देन आई मेड इट। अच्छा, मतलब पहले आपने तैयारी जो 3 से 4 तैयारी की जी। 3 से 4 महीने आपको सिर्फ इसको प्रैक्टिस करते हुए इसके कंपोनेंट्स थे जो अंदर चीजें लगनी थी, वो मैंने इकट्ठी की डिफरेंट जगहों से। देन मैंने इसके ऊपर ऑफिशियल अटेम्प्ट की। तो मतलब आपको क्या लगा और भी कुछ आप बना सकते थे? जैसे आप पहले भी बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं कि आपको मिनिएचर आर्टिस्ट भी कहा जाता है, तो यही क्यों आया ख्याल कि मैंने अच्छा वैक्यूम क्लीनर ही बनाना है? ये एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जी मुझे रिकॉर्ड लगा कि मैं तोड़ सकता हूँ। अच्छा। डिफरेंट कैटेगरीज के वहाँ पे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो लेकिन इस रिकॉर्ड को लगा कि मैं ब्रेक कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है। देन मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया। ये कितना मुश्किल था बनाना? ऑब्वियसली मुश्किल तो था। इसके जैसा बताया कि सिर्फ प्लानिंग में 4 से 5 मंथ लगे थे, तो काफ़ी मुश्किल था। तो क्या आपने ये अकेले बनाया या आपको किसी की ज़रूरत भी पड़ी, मतलब हेल्प के लिए? नहीं, ये मैंने अकेले ही बनाया। अकेले ही सारा ये किया है आपने? इससे पहले भी आप एक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, 2019 में आपने वो रिकॉर्ड किया था, तो उस पे क्या बनाया था, उस वाले से हमें बताइए। उसमें वो भी इस पेंसिल के ऊपर ही बनाया था। पेंसिल के सिक्के पे चेन एक मैंने कार्व की थी, डेट कंसिस्ट ऑन 75 लिंक्स। वो एक इंडियन रिकॉर्ड था 58 चेन लिंक्स का, तो वो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था। अच्छा, मतलब वो जो आपने चेन भी बनाई थी वो भी पेंसिल के सिक्के वो पेंसिल से थी। उसका जो टाइटल था वो लॉन्गेस्ट मिनिएचर स्कल्पचर के नाम से। तो कैसा महसूस होता है जब आप ये एक रिकॉर्ड तोड़ते हैं या आपका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड बुक में आता है? कैसा एहसास क्या होते हैं? बस इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन मिलती है आपको, क्योंकि ये सिर्फ ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको जो वर्ल्ड लेवल पे रिकग्निशन देती है, इसके अलावा भी कोई नहीं है। तो ऑब्वियसली
बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको ख्याल कैसे आया, मतलब मेरे ख्याल से आपसे पहले बहुत कम लोग होंगे या होंगे ही नहीं कि जो इस साइड पे आए होंगे, मिनिएचर आर्टिस्ट होंगे या इस तरह का काम कर रहे होंगे, तो आप क्यों मिनिएचर आर्टिस्ट बने? वैसे तो मैं बचपन से ही मतलब आर्ट करता आ रहा हूँ डिफरेंट मीडियम्स पे, लकड़ियाँ तराश के, और कभी स्केचिंग करता था, फोटोग्राफी भी मैं करता रहा हूँ। देन 2015 में रशियन आर्टिस्ट था, उससे इंस्पायर होकर मैंने काम शुरू किया था। तो इट्स बिन 6 इयर्स मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा 6 साल हो गए, और 6 साल में आपने क्या क्या बनाया अभी 6 तक? साल में तकरीबन डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाया, एक सामने आपके फ्रेम भी इसके रखा बारे है, में भी अभी हम बात और करेंगे। ये वैक्यूम क्लीनर बनाया, और वो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो चेन बनाई थी वो बनाया। अच्छा, जी। और ये 6 सालों में उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, और अगर मैं आपको दिखाती भी चलूँ तो ये मेरे सामने कुछ शाहकार आप कह सकते हैं सन के जो मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि क्या खूबसूरत जो चीज़ें हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये पेंसिल है, और पेंसिल के सिक्कों के ऊपर इन्होंने ये पांच शाहकार हैं जो इन्होंने बनाए हैं। तो ऐसा हमें आप साथ साथ बताते भी चलें कि ये आपने क्या क्या बनाया हुआ है। ये फर्स्ट पे जो है ये बोल्ट है, अच्छा, देन सेकंड जो है वो पेन की निब है, थर्ड जो है वो लेडर है, सीढ़ी, और जो फोर्थ है वो एंकर है, और जो फिफ्थ है वो जो है वो की है। अच्छा की बनाई हुई है आपने एंड इंटरलॉक वाले की पे? है वो। ओके, तो इनको कितना टाइम लगा आपको बनाते हुए? मिनिमम कोई भी स्कल्पचर स्टार्ट करते हो 4 to 5 आवर्स उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, डिपेंड अच्छा। करता है कि उसके अंदर डिटेलिंग क्या है। जी। क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, अब जैसे आपने ये लैडर बनाई है, ये भी उसको करते हुए, तो ये मैक्सिमम अगर आप देखें तो इसमें ये तो एक पेंसिल है, कितनी पेंसिल्स यूज होती हैं इसमें आपकी? मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि एक ही पेंसिल पे बनाऊँ, लेकिन अच्छा। अब मैं कमीशन वर्क भी करता हूँ, मतलब ऑर्डर्स भी देते हैं लोग, मैं डिफरेंट अच्छा। नाम वगैरह कार्व करवाते हैं, तो वो फिर होता है कि डिफरेंट जो अल्फ़ाबेट्स हैं डिफरेंट पेंसिल्स पे बनाता हूँ कार्व करके। तो आपने ये ऐसा बाकायदा सीखा कहीं से, या खुद ही से शौक था और इसमें इन्हांसमेंट वीडियोस देख देख के आपकी आती गई? नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई सलाहियत थी, अच्छा। जो उभर के बाहर आई 2015 में, और मैंने समझे वो अंदर का टैलेंट था एक, और वो बाहर आया इस वजह से। अच्छा, और मतलब वो सिर्फ आपने खुद ही किया है इस टैलेंट को, इस स्किल्स को जो है आपने पॉलिश खुद किया है, कहीं पे आप नहीं गए, किसी नहीं। इदारे से आपने हेल्प नहीं ली? नहीं, बिल्कुल सारा मैंने खुद ही किया है। सारा खुद किया है। तो ये जो अगर देखा जाए तो ये जो आपका वैक्यूम क्लीनर है, जो रैकेट भी इस वक्त बना चुका है, इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा कि ये फंक्शनल भी है? जी, ये फंक्शनल है बिल्कुल, जैसे एक वैक्यूम क्लीनर काम करता है, ये बिल्कुल एक फंक्शनल वैक्यूम क्लीनर है, एक मिनिएचर स्केल पे। अच्छा। इट्स लेंथ इज 13 मिलीमीटर्स, मीन 1.3 सेंटीमीटर्स। अच्छा, तो इसमें कैसे, मतलब ये भी एक सिक्के से आपने बनाया है, तो इसके अंदर क्या मशीन लगी है, क्या लगा है इसमें? ये एक्चुअली जिस तरह कि मेरा मीडियम पेंसिल है, तो मैंने इसी को कंटिन्यू करने का सोचा, और ये जो इसकी बॉडी है ये पेंसिल को यूज करते हुए मैंने बनाई है। अच्छा, ये जो इसकी बॉडी है ये जी, पेंसिल ही ये है? पेंसिल की। ठीक है, और इसके अंदर जो है? इसके अंदर जो मशीनरी वगैरह जो होती है, एक वैक्यूम क्लीनर का जो प्रोसेस होता है वो मैंने ऐड किया इसके तो अंदर। वो मशीनरी भी आपने खुद बनाई? हाँ जी, वो ऐसी है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने पहले इकट्ठे किए, अच्छा। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर सेट किया, और उसमें जो चीज़ बन सकती थी वो मैंने खुद बनाई। तो ये मतलब चलता भी है, हाँ मट्टी जी। वगैरह इकट्ठा कर जी, सकता ये है? इलेक्ट्रिकली पावर्ड डिवाइस है, 4.5 वोल्ट्स पे ऑपरेट होता है, तो जिस तरह एक वैक्यूम क्लीनर वो अब्जॉर्ब करता है चीज़ें, डस्ट पार्टिकल्स, और वो बिल्कुल ऐसी काम करता ये भी वैसा ही करता है? जी। तो अगर लोग आपसे ये बनवाना चाहें, कस्टमाइज करवाना चाहें, तो ये बन जाएगा? मतलब नहीं, ये मार्केट तो- में अभी आएगा कि नहीं है। आएगा? ये तो एक प्रोटोटाइप है। अच्छा। इसको क्या कहते हैं, अगर मेटल में फॉर्म में बनाया जाए तो डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो सकता है, जैसे कि पीसीबी बोर्ड रिपेयरिंग होती है, उसमें बहुत टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग में जो सोल्डरिंग होती है उनको सक करने के लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ के बारे में पूछा जाए, ऐसा ना आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाए, तो इन चीज़ों को एज एन हॉबी लेकर चल रहे हैं आप, या अब बिजनेस आपने पूरा डेवलप कर लिया है? ये है कि बाय प्रोफेशन वैसे तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, अच्छा। ये एज ए पैशन करता हूँ, लेकिन अब मैंने इसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया है। लोग मुझे ऑर्डर प्लेस करते हैं, और जो खरीदना चाहते हैं मैं उनको सेल भी करता हूँ। इसके बाद भी कोई है इरादा, मैंने एक कुछ और भी करना है, और वो भी रिकॉर्ड तोड़ना है मैंने? फर्दर प्लान्स हैं मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड के, हाँ। लेकिन वो भी सरप्राइज हैं, जब वो अच्छा। इंशाल्लाह अप्रूव होंगे तो फिर मैं पब्लिकली तो अनाउंस करूँगा। कितना टाइम लगता है, मतलब एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आपको? अब वो डिपेंड करता है वो काम क्या है, जिससे मैंने अच्छा। रिसेंट रिकॉर्ड था वो चेन का, उसमें तकरीबन 1.25 महीना लगा था मुझे काम करने में। मैं 12 आवर्स की जॉब करता हूँ, रात को मैं आके 3-4 घंटे उस पर मैं देता था, तकरीबन अच्छा। 120 आवर्स की वो अटैम्प्ट की।
तो वो तकरीबन 1.25 महीना उसने लिया था, तो वो रिकॉर्ड प्रूव हुआ। वो रिकॉर्ड हो गया था। तो ऐसा ना, आपको क्या लगता है, अगर आपने तो जैसे अपने स्किल्स खुद ही डेवलप किए और खुद ही उनको पॉलिश किया, अगर जो बच्चे हमें देख रहे हैं जो इस साइड पर आना चाहते हैं, मिनिएचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके पास क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो जाकर सीख सकते हैं इस बारे में? अब सोशल मीडिया का ज़माना है, पिंटरेस्ट पे, इंस्टाग्राम पे आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है, बहुत ज़्यादा मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा फ़िलहाल कोई नहीं कर रहा। तो जो देखा है मैंने कि थोड़े बच्चे आ रहे हैं इस तरफ, और उनको भी शौक़ मुझे लगा कि वो है, उनकी प्रोफाइल्स वगैरह मैंने देखी, वो इस पर काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि और भी बच्चे आ रहे हैं और उनका शौक़ इस तरफ बढ़ रहा है। तो आपकी फैमिली में कोई आपको इंस्पायर करके इस चीज़ की तरफ आया हो? नहीं, मेरी एक्चुअली मैं फैमिली में अकेले ही रहता हूँ। अच्छा। पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, एक सिस्टर है वो मैरिड है, तो मैं अकेले ही रहता हूँ, तो मेरी सारी कंसंट्रेशन यही इसी पे होती है। तो एक अगर देखा जाए तो एक ये मिनिएचर आर्ट को बनाते हुए कितना टाइम लगता है, क्योंकि सिक्का है, टूट भी जाता है, और या ऐसा कोई आपने आर्ट बनाया हो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने अटेम्प्ट कर लिया? जो मेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड की अटेम्प्ट थी वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी हो गई थी। अच्छा, 1 गो में ही हो गई। 2019 में जो आपने पहला किया था, वो जो 72 आपने 75 चेन लिंक्स बनाए थे, 75 चेन लिंक्स बनाए थे, और वो फर्स्ट गो में हो गया था। उससे पहले कोई प्रैक्टिस नहीं की थी? उसके पहले वैसे मैं मिनिएचर पे काम करता था। अच्छा। तो वो सिक्के पे जो कार्विंग करने की वो प्रैक्टिस मेरी थी, जिसकी वजह से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो इसके लिए क्या कोई खास पेंसिल्स यूज करते हैं? डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स यूज होती हैं इसमें। अब मेरी काफ़ी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, तो मैं कुछ पेंसिल्स ऐसी हैं वो ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं जर्मनी से वो इंपोर्ट करवाता हूँ पेंसिल। तो डिफरेंट मीडियम्स की पेंसिल होती हैं, 12B, 9B, 6B, कारपेंटर पेंसिल, इस टाइप की पेंसिल यूज करते हैं। तो लोग अब आपसे कोई कस्टमाइज चीजें बनवाना शुरू की हैं लोगों ने? जी, लोग बनवाते हैं। ये तो नहीं कहते कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? अब जो इसकी आर्ट है, जो इसके ऊपर मेहनत है, वो तो ऑब्वियसली पे करनी पड़ेगी उनको। और वो वही समझ सकता है जिसकी आर्ट में कोई दिलचस्पी हो, वो उसको पता होगा कि कितना ये मुश्किल है, और इसको तराशना जिस तरह जितनी मेहनत लगती है, ये कोई आम बंदे की बात नहीं है। एहसन कुयूम हमारे साथ मौजूद है। एहसन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, सबसे दुनिया का सबसे छोटा वैक्यूम क्लीनर बनाकर। आज हमने आपकी मुलाकात उनसे करवाई। आगे बढ़ेंगे और भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बड़े ही खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस खित्ते अर्ज से नवाजा है, और ये इतना खूबसूरत है ना कि इसकी क्या ही बात है। और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नज़ारे मौजूद हैं कि देखने वाला उनके शहर से नहीं निकल पाता। और अगर गुज़श्ता चंद माह की अगर मैं बात करूँ तो लाखों सयाहों ने पाकिस्तान के सयाहती मराकज़ का रुख किया, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक मुल्की ख़जाने को 6 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। और इससे ये साबित भी होता है कि अगर इस इंडस्ट्री को ग्रोथ दी जाए, तो तरक्की दी जाए, तो ये आमदनी मजीद भी बढ़ सकती है, और गैर मुल्क से भी सयाह यहाँ आ सकते हैं, जिनके ना आने की जो 2 वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। एक है दहशतगर्दी और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। दहशतगर्दी तो अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हो गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला अभी भी मौजूद है। टूरिज्म मुल्क की मईशत में क्या किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से कितना पोटेंशियल मौजूद है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MD हैं TDCP पंजाब के मोहम्मद तनवीर जब्बार साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, हाल ही में हमने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने पंजाब भर के जो 1000 मकामात हैं उनकी जियो मैपिंग मुकम्मल कर ली है। ये किस तरह के मकामात हैं जिनकी जियो मैपिंग मुकम्मल की गई है, और एक्चुअली में जियो मैपिंग है क्या, और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है हमें? जी, एक्चुअली जियो मैपिंग का काम सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगा, ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली एक ऐप बनाया गया था टूरिज्म पंजाब का, और उस ऐप के अंदर जितनी डेस्टिनेशन थी, 511 डेस्टिनेशन थी, उन सब के बारे में मालूमात रखी गई थी। और अगर आप वहाँ पर टूर करना चाहते हैं तो उसके लिए मालूमात थी, और उसके बाद उसको गूगल मैप के साथ अटैच किया गया था। ठीक है। अब उनके साथ कुछ मज़ीद डेस्टिनेशन जो है उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पे जो होटल्स हैं, वहाँ पे जो नियर बाई अट्रैक्शंस हैं उनकी, उन तमाम पे वो जियो टैगिंग की गई। जियो टैगिंग
का मतलब है कि वहाँ पे उस डेस्टिनेशन को आप गूगल मैप के साथ अटैच कर देते अच्छा। हैं और उसके लिए आपको आसानी होती है कि अगर आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं या खुद जा रहे हैं तो आप डायरेक्शन लगा देते हैं, उससे आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मतलब पहले जो टेंशन होती थी कि हाँ, कैसे पहुंचेंगे, रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फैसिलिटेशन के अंदर उसमें इजाफा करना इसका बुनियादी मकसद है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू हैव ए गाइड सर्विसेज आपने लेनी है, वहाँ पे कौन सी खाने पीने की दुकानें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी हैं, वहाँ पे रिवर्स, लेक्स, ये तमाम चीज़ें उसमें हमने ऐड कर दी हैं और इंशाल्लाह इसमें ग्रेजुअली हम इजाफा कर रहे हैं। तो क्या ये जितनी भी चीज़ें आपने हमें डिटेल में बताई हैं, क्या ये सारी चीज़ें हम वो उसी ऐप के जरिए असेस कर सकते हैं? जी जी, और ये ऐप फंक्शनल है? जी बिल्कुल, ये पंजाब टूरिज्म ऐप कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। माइट भी इसके अंदर कुछ चीज़ों की कमी हो, बट ग्रेजुअली इसको हम एनहांस कर रहे हैं इसकी फैसिलिटीज़। और ये जो जियो मैपिंग की आपने बात की, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसके अंदर तमाम सूबे भी होंगे और वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। ये जियो टैगिंग पंजाब की उनकी भी रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने ऐप के ऊपर, पोर्टल के ऊपर जो है इसको दे सकें ताकि पूरी दुनिया के लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। तो अभी तक सर इसका कोई फीडबैक आया, लोगों ने आपको बताया हो कि किस तरह ये जो ऐप है उनसे फ़ायदा हासिल किया है लोगों ने? जी बिल्कुल, इसमें एक तो इसमें बहुत बेहतर डाउनलोड है और दूसरी बात यह है कि लोग खुद से अपनी पिक्चर्स वहाँ से बना के अपने टैग के साथ वो हमें भेजते हैं। अच्छा। ताकि उसमें मज़ीद बेहतरी आ सके। तो ये एक इंटरैक्टिव किस्म की ऐप है जिसके अंदर आप कोऑर्डिनेट करते हैं उस इलाके की कम्युनिटी के साथ और आपकी इतला के लिए कुछ ऐसे इलाका जाते हैं जहाँ पर होटल्स नहीं हैं, वहाँ पे होम स्टेज है। अच्छा। तो उसका कॉन्सेप्ट भी पंजाब लेके आया है और उसमें भी चोलिस्तान के अंदर जो हमने एक सिस्टम बनाया, जीप रैली होती है, उसके अलावा भी बहुत लोग जाते हैं। तो वहाँ पे होम स्टेज है, लोगों ने घरों के अंदर अपने एक मखसूस कमरे जो हैं इन मेहमानों के लिए बना दिए हैं और वो वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा मेहमानदारी भी करते हैं। तो ये जो आप होम स्टेज की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत की तरफ से ये करते हैं? ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से लोगों का, हमने अच्छा। सिर्फ SOPs देने हैं कि अगर कोविड-19 से आपने बचना है तो आपने क्या करना है। जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं उनके भी कुछ हकूक हैं। अच्छा। और जो वहाँ पे घर वाले हैं उनके भी कुछ हकूक हैं, ताकि एक सिस्टम के तहत प्रॉपर तरीके से वो खुशी और उसके साथ एहतराम के साथ घर वालों के ये सिस्टम कामयाब हो सके। तो ये जो होम स्टेज वाले भी, ये भी सारा कुछ उस ऐप में मौजूद होगा कि कहाँ अब उसमें हम एडिशन कर रहे हैं। अच्छा, एडिशन करने जा रहे हैं इस चीज़ की। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि एक मीडियम है हमारे पास, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी इस ऐप के थ्रू। सर, दूसरा, पंजाब हुकूमत का कहना है कि 1 माह के अंदर जो है वो अपना टूरिज़्म प्लान फाइनल कर लेगा। तो ये इस प्लान के बारे में एक तो हमें बताइएगा कि ये प्लान है क्या, क्या ये जो टूरिस्ट हैं उनको मुख्तलिफ मकामात की तरफ रागिब कर रहे हैं या मुख्तलिफ नए जो मकामात हैं उनको बनाने की तरफ जा रहे हैं इस प्लान के तहत? लेकिन टूरिज्म का प्लान तो ऑलरेडी हुकूमत ने कर चुका है। अच्छा, 2009 फाइनल हो चुका है मतलब। 19 के अंदर पंजाब की पहली टूरिज्म पॉलिसी आई है। इससे पहले हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी। अच्छा। सेकंड ये कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हुकूमत की हमें पूरी सपोर्ट हासिल है, ऑनरशिप हासिल है। अब जो आप प्लान की बात करें, बेसिकली 10 पोटेंशियल साइट्स हैं पंजाब की जो नई डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे पोटेंशियल मौजूद है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। अच्छा। कि आप लोकल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और उसके पूरी कितनी इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम होगा, उससे रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। और ये इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में जो हमारे फॉरेनर्स आते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें भी पेश किए जाएंगे। अच्छा। इसके अलावा दुबई एक्सपो होने जा रही है नवंबर पंजाब के लिए, वहाँ पे ये बाकायदा तौर पे पेश की जाएंगी ताकि जो इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ के इन्वेस्ट कर सकें। इसके अलावा हमने कुछ जोन्स बनाए हैं, नए जोन्स। अच्छा। अब मरी ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा, ये मरी के ऊपर बहुत रश है। 5 घंटे में आप मरी पहुँचते हैं और 5 घंटे में जीका गली से आप माल रोड पे पहुँचते हैं। तो उस रश को कम करने के लिए नई डेस्टिनेशन ज़रूरी हैं और उसके लिए कोटली सतियाँ जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी है। अब वहाँ पे बाकायदा स्टडीज़ के ज़रिए प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म होगी कि किस एरिया के अंदर चेयर लिफ्ट लगनी है, वहाँ पे कहाँ होटल्स होंगे, कहाँ पे रोड्स का काम अप्रूवल दे दी गई है, रोड्स को कनेक्ट करना है उसके साथ। इसके अलावा वहाँ पे एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखना है कि आपने दरख्त नहीं काटने हैं। तो नई डेस्टिनेशंस का इजाफा हो रहा है। इसी तरह से आपकी जो सॉल्ट रेंज है, जो एक म्यूज़ियम है बहुत ज़बरदस्त, आपका जियोलॉजिकल म्यूज़ियम है,
वहाँ पे मियाँ वाली के अंदर काम है, चकवाल के अंदर काम हो रहा है, खुशाब के अंदर काम हो रहा है, झेलम के अंदर काम हो रहा है। अब इस पे आपको एक बहुत सेशन चाहिए जिसमें मैं तफसील बता सकूं, लेकिन मुख्तसरन ये कि बाकायदा एक फिजिबिलिटी स्टडीज़ के ज़रिए, एक तरीक़ेकार के ज़रिए मुनज़्ज़म तरीके से इसको प्रोमोट करने की कोशिश की। तो सर जिन साइट्स की, पोटेंशियल साइट्स की आपने बात की, ये कहाँ कहाँ पर हमें नजर आएंगे? जी, मैंने आपको बताया कि जो पोटेंशियल साइट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें चकवाल के अंदर, धराबी के अंदर हमने किया है, अटक, वहाँ पे दरियाए सिंध के ऊपर एक रिजॉर्ट बननी है और वहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ किस तरह से हो सकती हैं, और उसके बाद सराउंडिंग एरिया जो है उसका नियर बाय अट्रैक्शंस वो कौन सी हैं। इसी तरह से आपका खुशाब के अंदर है, खबे की लेक जो है वहाँ पे बहुत पोटेंशियल मौजूद है। फिर अगर आप डेरा गाजी खान में जाते हैं तो कोह सुलेमान, कोह सुलेमान जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड था, वहाँ पे हमने बोर्ड्स लगवा दिए हैं, गजीबोज लग गए हैं, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो रहे हैं। आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले किया जा रहा है बेहतर, और उसके बाद वहाँ पे प्रमोशन शुरू की है ताकि आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो, आपके वहाँ पे पानी, बिजली। अभी हमने फोर्ट मनरू में अपनी रिजॉर्ट का चीफ मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया है, तो वहाँ पे तो ये सारे सर सबसे बड़ा मसला पानी है वहाँ पर। जी, ये सब कुछ हो रहा है, साथ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। और उसके लिए पानी का उन्होंने कहा, डेरा गाजी खान में कोह सुलेमान और डेरा गाजी खान में चेयर लिफ्ट एंड केबल कार का मंसूबा है। चोलिस्तान का है कि चोलिस्तान के अंदर डेजर्ट टूरिज्म को कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों पे काम इस वक्त जारी है। लेकिन सर ये तो काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हो रहा है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, रिहाइश का बड़ा मसला होता है, देन कोई खाने पीने की अशिया वहाँ पर नहीं मिलती, कोई कैंटीन्स नहीं होती, कैफेज नहीं होते, क्या इस हवाले से भी आपका महकमा काम कर रहा है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा कि जहाँ पर होटल्स नहीं हैं, अब वहाँ पे होम स्टेज का हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उससे कम्युनिटी की इनकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जो TDCP के अपने रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर हम बेहतर से बेहतर मेयार इसका कर रहे हैं, ख़ास तौर पे खाने पीने के सिलसिले में। लेकिन जो नई डेस्टिनेशन है उनके अंदर एरियाज़ डिफाइन होंगे कि कौन सी फूड स्ट्रीट है, कहाँ पे आपने मार्केट करनी है, टूरिज्म के हवाले से। और इस पे जो बेहतर खबर ये है कि इस पे अथॉरिटी भी बन चुकी है और वो बेहतर तौर पे उसके इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पे जो बात आपने की कि फूड के बारे में, रिहाइश के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो एक मरबूत तरीके से इस पे काम होगा। और दूसरा सर हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये रिलीजियस टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फ़रोग दे रही है, तो इसकी क्या अहमियत है, और दूसरा ये हमारी मुल्की मशरत में कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, अगर हम पंजाब के टूरिज़म की बात करें तो 40% यहाँ पर आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, और 40% जो है वो आपका रिलीजियस है, और 20% आपके पास नेचर है। तो अब 40% जो रिलीजियस है उसको अगर डिवाइड करें हम, तो उसमें बुद्धिस्ट और सिखों का, इवन आपके क्रिश्चियंस के बहुत 1800 के बने हुए चर्चेज यहाँ पे मौजूद हैं, फिर हमारे बुजुर्गान दीन हैं। तो सबसे पहले फोकस तो ये है कि ख़ास तौर पे जो आपके बुद्धिस्ट और सिख आ रहे हैं, सिखों का तो मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे किस तरीके से करतारपुर का और सारा, तो इनको टैप किया जा रहा है। वहाँ पे जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इनकी डेस्टिनेशंस को जाता है उनको बेहतर किया जा रहा है, वहाँ पे म्यूज़ियम्स वगैरह को बेहतर किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर जो ख़ास तौर पे उनकी इबादत गाहें हैं ताकि वो लोग आपके अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें, उस पर काम किया जा रहा है। इसी तरह सिखों का आपने देखा कि कुछ हवेलियाँ थी उनकी, कुछ उनके गुरुद्वारास थे जो बंद पड़े हुए थे, उस सिलसिले में भी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है NGOs के साथ मिलके ताकि उनको प्रोमोट किया जा सके। और मुस्लिम श्राइन्स पे अभी काम हो रहा है कि वहाँ पे हम किस तरह से हमने एक बाकायदा आपकी ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से आते हैं उर्स वगैरह के सिलसिले में, उनके लिए हमने एक गाड़ी तरतीब दी है, एक टूरिस्ट गाइड बनाया, तो हम उनको जहाँ भी उर्स हो वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे उनको सिर्फ मज़ार पे नहीं, इसके अलावा शहर के बारे में भी मालूमात देते हैं। मुल्तान में शाह रुकन आलम का है, तो उनको पूरी उसकी मालूमात देनी है और वहाँ की जितनी भी तारीख़ी मकामात हैं साथ साथ उनको भी सैर कराते हैं। तो ये एक किस्म का गाइडेड टूर होता है जिससे उसकी मालूमात में भी इजाफा होता है, ही इज़ ऑल्सो सिक्योर, और उस एक अच्छे तरीके से वो
अपना जो उर्स की तकरीबात हैं या अपनी जो उसकी सेटिस्फेक्शन है रिलीजियसली, इट्स नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम, सिखों के लिए भी, ईसाइयों। और अभी हम शुरू करने लगे हैं सिखों ईसाइयों के लिए कि हम लोगों को चर्च भी दिखाएंगे। इससे आपको इसमें पीस बढ़ेगा, लोगों की आपस में हार्मनी होगी, इंटरेक्शन बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा सर, आपने TDCP के मोटल्स के बारे में बात की है और होटल्स के, तो हमें बताइएगा क्या इस वाले से भी काम के उनको मॉडिफाई किया जाए, उनको बेहतर किया जाए? देखिए बहुत अरसे से 1986 से TDCP इस पे काम कर रहा था कि इनके रिजॉर्ट्स हमारे थे, बट आई बिलीव कि शायद उस तरह से हम लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती कि आप हाउस कीपिंग के बारे में या मार्केटिंग के बारे में या खाने पीने, जो एक प्रोफेशनल्स की होती है। तो इस गवर्नमेंट का जो एम्फसिस है वो ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर को देने चाहिए। तो अब हम उनको 20 साल के लिए, 20 से 30 साल के लिए लीज आउट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। ननकाना में हमारा एक रिजॉर्ट था, वो हमने जो प्राइवेट सेक्टर को दिया, अब वहाँ पे TDCP होटल 1 के नाम से बना हुआ है। तो जो प्रोफेशनल्स हैं और जो बड़ी चेन्स हैं, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको कंपटीशन के ज़रिए लीज आउट करते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें इन्वॉल्व हो और उसमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म भी आए और क्वालिटी भी बेहतर हो। बिकॉज आई बिलीव कि शायद हम लोगों की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है कि एक रिजॉर्ट को कैसे चलाना है। इस सिलसिले में हम अवेयर नहीं किया जाता अगर कहीं जा रहे हैं तो किस किस तरह हुकूमत रहना ने है? बाकायदा तौर पे पॉलिसी दी, और जैसे आप शुरू में अभी बता रहे थे कि आज कैबिनेट का इजलास है, तो उसमें ये एजेंडा में शामिल है कि उसकी अप्रूवल हो। तो जैसे ही ये अप्रूवल आ जाती है तो इसको वाइड स्केल पे हम आउटसोर्स कर देंगे। ना सिर्फ ये आउटसोर्स कर रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट के रेस्ट हाउसेस, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है और चीफ मिनिस्टर साहब का, उनको भी हम आउटसोर्स कर रहे हैं और ये तजर्बा बहुत कामयाब रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है और लोग इसको सराह भी रहे हैं और सराहना भी चाहिए। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको सराहते भी रहना चाहिए। सर, अगर लोगों की बात की जाए तो बहुत से लोग ये भी शिकवा करते हैं कि हम लोग जब जाते हैं, मतलब जो टूरिस्ट जा रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पर गंद मचा के आ जाते हैं, जैसे आपने ये बात की है, और उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो क्या हमें इस तरह की फिर अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं चलानी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल चलानी चाहिए। एक्चुअली कोविड-19 ने बहुत टूरिज़्म को जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। हम लोगों का ग्राफ ख़ास तौर पे पाकिस्तान का बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुक गई हैं। हमारा एक प्रोग्राम है यूथ टूरिज़्म। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाते हैं, वहाँ बाकायदा प्रेजेंटेशन देते हैं कि टूरिज़्म है क्या, इसके अंदर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। और जो सबसे बड़ी हमारी डिमांड होती है उनसे वो ये है कि ये हमारा मुल्क है, इसको हमने क्लीन भी रखना और ग्रीन भी करना है। और ख़ास तौर पे अगर आप यूथ को लेके आते हैं उसमें, तो उसका बहुत इफ़ेक्ट होता है और वो बड़ा इंटरेक्टिव किस्म का सेशन होता है। होपफुली इंशाल्लाह किसी दिन दुनिया चैनल और लाहौर को भी हम कहेंगे कि हमारे साथ उसमें शामिल हो, और वहाँ पे हम बच्चों से दरख्त भी लगवाते हैं। इसके अलावा जब हम टूर करवाते हैं तो उनको हम शर्ट्स के ऊपर एक मैसेज होता है और उस एरिया को हम साफ़ करते हैं। डस्टबिन वगैरह लगा दी गई हैं तमाम रिजॉर्ट्स के ऊपर, तमाम पॉइंट्स के ऊपर। हुकूमत की हिदायत के अंदर बोर्ड्स भी लग गए हैं। अब लोगों का फ़र्ज़ है, डस्टबिन साथ ही है लेकिन उसके साथ बाहर गंद फेंका हुआ है, इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप उसको करें। लेकिन इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मोटरवे को भी मिसयूज़ करते हैं, तो उसमें मेरी गुजारिश है कि इन जगहों को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप थोड़ी देर बाद उसको डस्टबिन में फेंकें। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा सर, ये पाकिस्तानी सयाह तो सैर व तफरीह के लिए हमें पता है कि उनको मौका चाहिए होता है, वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, किसी भी जो तारीख़ी मकाम की सैर करने के लिए जा रहे हैं। गैर मुल्की सयाह हैं जो उनको यहाँ पर वापस लाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा कतराते हैं अब यहाँ पर आते हुए? आप देखें इस कोरोना से पहले मैगजीन्स के अंदर इंटरनेशनल पाकिस्तान में टॉप डेस्टिनेशन आ रहा था, आपका यूट्यूब भरा हुआ था, सोशल मीडिया बहुत और बहुत तेज़ी के साथ वो लेकिन ये क्या ऐसी वबा आई है जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। लेकिन इससे एक हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली है। उसमें यह है कि हमने अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर किया, हमने अपना वे फॉरवर्ड बेहतर कर लिया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हमने तवज्जो दी है। जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे, आपको सोशल मीडिया और आप पाकिस्तान में टूरिज़्म, गिलगित बल्तिस्तान डाइवर्सिटी है यहाँ पे। पंजाब के अंदर आपके पास आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, आपके पास रिलीजन है, रिलीजियस टूरिज़्म है, डेजर्ट है हमारे पास। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं तो नेचर आपको नज़र आती है। KP का अपना एक मिजाज है, बलूचिस्तान यूनिक।
तो इतनी डाइवर्सिटी और इतने पोटेंशियल पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। खूबसूरत लोग जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स पॉजिटिव आते हैं वो यहाँ के लोगों के बारे में आते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारा खर्च ही नहीं होता है, लोग खाना खिलाते हैं और उसके बाद चार्ज नहीं करते हैं यहाँ। तो यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेहमानदार हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हालात जैसे जैसे बेहतर होंगे, हमारा टूरिज़्म भी प्रमोट होगा, लोकल भी और इंटरनेशनल भी टूरिज़्म यकीनन बेहतर होगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाना है, हमें अपनी सर्विसेज को प्रोफेशनल करना है, हमें ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच कि आपके चैनल से लोगों तक हमारी मालूमात पहुंचती है और उनको अवेयरनेस होती है। थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। तनवीर जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद थे, TDCP हैं, MD हैं TDCP के पंजाब। और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपके यहाँ पर आने का। और जिस तरह टूरिज्म आपको पता है कि बढ़ता ही जा रहा है और उस हवाले से कुछ पॉलिसीज़ हैं वो भी नई आ रही हैं TDCP की तरफ से, और कुछ और भी नए तारीखी मकामात हैं जिनको डेवलप किया जा रहा है और आप वहाँ तक जा सकते हैं, सहूलियात आपको मिलने वाली हैं बहुत अच्छी। मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मैडम नूरजहां का गाना सुनिए, गाएगी दुनिया गीत मेरे। अल्लाह हाफ़िज़।